नमस्कार। लाइव लगातार और शुभम संदेश के इस खास कार्यक्रम में मैं नीला सिंह आपका स्वागत करता हूं। देश का बजट आ गया है, केंद्रीय बजट जिसे हम आम बजट बोलते हैं वो आ चुका है और अब बारी है राज्यों के अपने अपने बजट की। तो इस कड़ी में झारखंड जो हमारा राज्य है उसका बजट 3 मार्च को पेश होने वाला है और सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार ने तो बहुत बड़ी राहत दी है आम लोगों को आयकर में छूट देकर। अब उम्मीद है कि हेमंत सरकार और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव झारखंड वासियों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। 27 फरवरी यानी कि सोमवार से झारखंड का बजट सत्र आहूत है और 3 मार्च को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपना बजट पेश करेंगे। हम इस चर्चा में आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ है कई जाने माने उद्योग, व्यापार, शिक्षा और कानूनी की जानकार, तमाम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातें करेंगे और हम ये जानेंगे कि राज्य की जनता और विशेषकर जो उद्योग और व्यवसाय जगत जिनकी नज़रें बजट पर टिकी रहती हैं और ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड के, जिसमें कि कृषि बिल अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है जिस पर आंदोलन चल रही है। हालांकि अभी आंदोलन स्थगित किया गया है लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम बात करेंगे एक एक करके। हमारे साथ तमाम जितने भी अतिथिगण हैं हम स्वागत करते हैं शुभम संदेश और लाइव लगातार की ओर से और इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय सचिव और जाने माने समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता प्रेम मित्तल जी मौजूद हैं। प्रेम जी, क्या लगता है आपको, हालांकि आप बीजेपी से हैं लेकिन हम चाहेंगे कि जो इसका व्यापारिक जो आकलन दृष्टिकोण है, क्योंकि आप यात्री संघ भी चलाते हैं, उद्योग मंडल के सचिव भी है और तमाम व्यवसायी और सामाजिक संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है बजट को? देखिए, झारखंड सरकार का बजट जैसा आपने बताया कि 27 फरवरी से बजट सेशन चालू होगा, 3 मार्च को माननीय रामेश्वर उरांव जी अपना बजट रखेंगे। पहले के ज़माने में जिस ढंग से किसी बजट के प्रति जनता की उत्सुकता रहती थी, कौतूहल रहता था, लोग इंतजार करते थे, आज के तारीख में वो सब माहौल नहीं है। कई चीज़ें जीएसटी काउंसिल में चली गई हैं। उसके बावजूद भी आज इस डिस्कशन में अपने अपने क्षेत्र के सभी दिग्गज लोग बैठे हुए हैं और इसके अलावा कहीं ना कहीं व्यापारिक गतिविधियों के अलावा व्यापारिक संस्थाओं की गतिविधियों में भी जुड़े हुए लोग हैं। बजट से उम्मीद तो रहती हैं, खास करके आम जनता को उम्मीद रहती है और जन कल्याणकारी योजनाएं, एक इंटरेस्ट का विषय ये रह गया आजकल के बजट में कि जन कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या सरकार लागू करती है, किन किन चीज़ों की घोषणा करती है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाती है और जो झारखंड सरकार का अपना एक इमेज है, लोगों को यह भी लगता है कि यह भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित करने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। अब पिछली बार जैसे पिछले बार के बजट को ही अभी हम लोग चर्चा में ले सकते हैं, नया बजट तो गर्भ में है अभी। तो पिछली बजट में जिस ढंग से जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई, जैसे गर्म पोशाक बांटने की योजना की घोषणा की गई या प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है देश में, उसमें झारखंड सरकार ने घोषणा की कि हम अपने तरफ से एक कमरा देंगे, यानी 50,000 रुपया झारखंड सरकार अपने बजट से उसको देगी। और ऐसे 1 लाख आवास जिसमें एक कमरा अतिरिक्त रहेगा, ये पिछले बजट में था, प्रोविज़न था उसका। अब इसकी समीक्षा ज़्यादा जरूरी है कि उस 1 लाख की जो सरकार की पिछले साल की घोषणा थी उसमें कितने बने, कितने लोगों को मिला, कितने पूरे हुए। और मैंने पहले कहा कि भ्रष्टाचार माने इसमें स्कोप रहता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क है, लेकिन फिर भी आप स्कोप रखिए, लेकिन काम तो हो, मिले तो, कुछ लोग को तो लाभ हो, तो वो कितना पूरा हुआ। पिछले साल के बजट में, हेल्थ के बजट में, अच्छा छोटा मोटा बजट अब झारखंड का नहीं रह गया। जिस समय झारखंड का गठन हुआ तो बहुत छोटा बजट था, आज तो उससे कई गुना बड़ा हो गया है। पिछला बजट ही 1,01,000 करोड़ का था, इस बार भी उससे ज़्यादा रहेगा, 5-10% बढ़ेगा। ये हमको लगता है 1,10,000 करोड़ के आसपास जाएगा। और इस बार केंद्रीय सहायता भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पे ज़्यादा मिलने वाली है, जो केंद्र के बजट में घोषणा हुई है। तो झारखंड के कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी जो बजट है वो भी कई गुना बढ़ने वाला है, ये स्पष्ट है, क्योंकि केंद्र से अलग से सहायता इस मद पे मिलने वाली है, तो वो तो बढ़ेगा। लेकिन अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ही नाम पर तो क्या क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या क्या कैपिटल क्रिएट करेंगे झारखंड के अंदर, इसकी भी तो कोई योजना होनी चाहिए। अब बजट में तो प्रोविज़न रख दिए,
फिर किसी ढंग से उस बजट की राशि को खर्च करना, इसके लिए योजना बना करके उसको पूरा कर दीजिए। इसका तो कोई माने मतलब नहीं होता। सही ढंग से योजना बना के सही ढंग से ज़मीन पर उतरे और जो सचमुच में जनहितकारी हो, ऐसी योजना पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, ये ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें अभी तो डिटेल बजट में जब तक नहीं जाएंगे पता नहीं चलेगा। और भी कई बातें हैं। मैं झारखंड यात्री संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ और झारखंड यात्री संघ के माध्यम से मैंने कई बार मांग की है, अपनी सरकार से भी मैंने मांग की थी। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के अंदर आज के डेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम 0/0 है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। आज रांची शहर का ही बात कर लीजिए, सबको ऑटो वाला पर डिपेंड करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज जो शहर में इतनी सवारियां बढ़ गई हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ियां, इसका एक कारण यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कोई जाए कैसे जाए। और जो है टेम्पो और इन लोग पूरा मनमानी करता है, उन पर नियंत्रण नहीं है। तो बार बार मैंने कहा है। और स्टेट ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बस वाले भी वही करते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं है झारखंड का। अधिकांश स्टेट में स्टेट ट्रांसपोर्ट है, लेकिन झारखंड में नहीं है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या हम लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं खोल सकते हैं? बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट चलता था, आज प्रॉपर्टी हमारे पास, बस स्टैंड, सारे कुछ है। आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना और क्या करना है। लेकिन अगर बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर झारखंड स्टेट बस ट्रांसपोर्ट खोला जाए तो आम जनता को कितना लाभ होगा। और प्राइवेट बस वालों को उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, तो वो सर्विस भी अच्छा देंगे, व्यवहार भी अच्छा करेंगे, भाड़ा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। रांची शहर में, धनबाद में, देवघर में, टाटा में सिटी बस सर्विस, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, जिससे जनता को सीधा लाभ हो। शहर में ट्रैफिक का लोड भी कम होगा। अगर मुझे 3-4 किलोमीटर की दूरी पर भी कहीं जाना पड़ता है तो अपने घर से निकलिए, फिर ऑटो पकड़िए, फिर एक जगह जाइए, फिर वहाँ से थोड़ा चलिए, फिर दूसरा टेम्पू पकड़िए, 2 बार 3 बार में पहुँचिए। तो आदमी क्या करता है कि बाइक खरीद लेता है, उसी से भाई सीधे घर से निकले, पहुँच गए जगह पे। स्टूडेंट को बाइक खरीद के देना पड़ता है, जबकि नहीं देना चाहिए, क्योंकि रांची का सिस्टम है ऐसा है, बिना बाइक के चलेगा नहीं, बिना स्कूटी के चलेगा नहीं। तो जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं अपील करूंगा, अभी भी समय है, अभी बजट बन ही रहा है, पूरा बना नहीं है। अगर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं रामेश्वर उरांव जी से अनुरोध करूंगा, ट्रांसपोर्ट के भी जो मिनिस्टर उनसे, कि भाई इस मद में आप ऐसा रखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम झारखंड के अंदर और हर शहर के अंदर डेवलप हो जाए। इस पर कुछ फंड रखें, बहुत फंड का ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा 1 लाख करोड़ में थोड़ा सा खर्चा कर दीजिए, 100-200 करोड़ हो जाएगा। तो ये करना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ, मांग भी करता हूँ इस माध्यम से। बाकी बातें और आएगी डिस्कशन में आगे। और हमारे साथ ज्योति कुमारी वैद्य जी हैं, जो कि PRO है, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और जानी मानी उद्यमी है। हेल्थ सेक्टर से लेकर पेयजल तक इनका उद्यम है। ज्योति जी, क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, और क्या आपको लगता है कि सरकार को करना चाहिए? हाँ, चूँकि मैं ज्योति कुमारी उद्यमी हूँ और बहुत पॉजिटिव हूँ, तो जैसे केंद्र से काफ़ी अच्छा बजट मुझे लगा है। वो MSME और महिलाओं के लिए, और दूसरा शिक्षा को काफ़ी अच्छा बढ़ाकर उन्होंने बजट को पेश किया है। तो राज्य सरकार से भी अनुरोध है और एक उम्मीद है कि वो MSME को और शिक्षा को अच्छे से बढ़ाकर प्रेजेंट करें, जिससे हम लोग लाभ ले सकें। चूँकि मेरी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है, तो मेरे को वो अंदाज़ा है कि यहाँ जो झारखंड सरकार में और झारखंड राज्य में टोटल माइक्रो इंडस्ट्री 15,78,000 हैं जो रजिस्टर्ड है, और स्मॉल इंडस्ट्री है जो केवल 10,000 है। और ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, और हम ना स्केल नहीं कर पा रहे हैं। और हम बहुत सारे छोटे उद्यमी या स्मॉल इंडस्ट्री चाह रहे हैं कि हम स्केल करें अपने आप को, पर और वो योजनाएं भी हैं, पर हम बहुत सारी योजनाएं हम तक बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत साफ़ सुथरी नहीं है, या फिर अवेयरनेस नहीं है, या सरकार की योजनाएं जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो वो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ाई जाए, और जो फंड आ रहा है उसको MSME में डायरेक्ट किया जाए, ताकि हम छोटे उद्योगपति लोग उसका फ़ायदा ले सकें। चूँकि वो है, सरकार की योजनाओं में है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ कहीं पे ट्रांसपेरेंसी या अवेयरनेस की कमी है,
एंड दूसरी चीज़ है शिक्षा वाली बात जहाँ तक है, हम जानते हैं पूरे राज्य में हमारे झारखंड में केवल 7 यूनिवर्सिटी है। आप इमेजिन करोगे 21st सेंचुरी में हमारे झारखंड में केवल 7 यूनिवर्सिटी है और उसमें से 17 ऐसे हैं जिसमें एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वो वाली चीज़ भी जो पहले हम 13.54% शिक्षा पे खर्च होता था, तो इस बार उम्मीद है कि 6 से 7 भी कर दिया जाएगा तो वो कवर हो जाएगा और वो शिक्षा के दौर से जो चाहते हैं कि हम गुजरें वो गुजर जाएंगे और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद बहुत फेस की हूँ, बाहर जाके पढ़ी हूँ, बाहर रही हूँ, तो वो पैसा भी जाता है और वो परेशानी भी जाती है। और तीसरा तो मेरा यही है कि स्वास्थ्य में हूँ, मेरी ट्रेडिंग है नेफ्रोलॉजी सेक्शन में। मैंने देखा है पेशेंट को फेस करते हुए समस्याओं को, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, बहुत अच्छा इलाज नहीं ले पा रहे हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो सेवा बहुत अच्छी नहीं ले पा रहे हैं। कहाँ पे कमी हो रही है, कैसे कमी हो रही है, पता नहीं। तो वो उस चीज़ को रोक दे सरकार कि हर चीज़ हम बाहर ही जाके क्यों करें, वो चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हम यहीं पे क्यों ना करें, यहाँ पे हमारा सब कुछ है। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है नहीं जाएगा, हमारा पैसा यहीं रह जाएगा। लोग पढ़ने बाहर जाते हैं तो वो तो पढ़ाई वाला खर्च बाहर गया, अब बाहर गए तो उनको अच्छी पैकेज ये सब मिल गई तो वो क्यों आएंगे झारखंड, वो पैकेज भी वहीं रह गई, उसी राज्य में रह गई। तो मेरे को लग रहा है ये 3 क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होगा तो बहुत अच्छे होंगे, हम सब बहुत अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, यानी जो प्रतिभा का जो पलायन है जी वो रुकेगा और जो यहाँ की जो प्रतिभा है वो झारखंड और इस भारत के ही हित में काम है। हाँ, बहुत काम बहुत शुक्रिया आपका ज्योति वैद्य जी। और हमारे साथ अशोक मेहता जी हैं। सबसे पहले तो शुभम संदेश के माध्यम से मैं सारे आगंतुक सपाटियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक विशेष बजट सत्र के पहले हम लोग यहाँ अपना विचार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे मैं बोलना तो चाहता था फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, लेकिन जब जनरल बातें यहाँ उखड़ के आ रही हैं तो मैं उसी जनरल बात में ही बात करता हूँ कि बजट एक ऐसा बजट होना चाहिए। अभी तो जैसे कि महंगाई का एक बम फूटा हुआ है, सबसे पहले तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक ऐसा बजट लाए कि जिससे कि वो महंगाई कंट्रोल हो जाए। जैसे कि अभी सर ने भी कहा, मित्तल सर ने भी कहा कि एक रोड ट्रांसपोर्ट चालू होना चाहिए, इससे जो है बेवजह जो पॉकेट कट रहा है वो बचेगा। मैडम ने जैसे कहा टेक्निकल एजुकेशन, आज हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशंस की बहुत ज़रूरत है, वो स्किल डेवलप करने की। और अगर टेक्निकल एजुकेशन डेवलप होता है, हर हाथ में स्किल होगा, हर हाथ में हुनर होगा, तो ये एक पावर जनरेट होता है जिसके माध्यम से भी जो है कि हम लोग इस महंगाई को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आज आप किसी भी स्टेट में चले जाइए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे जो है कि वो ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन होता है वो बाजार में आता है तो वो सस्ता होता है और वो पॉकेट के रीचेबल होता है। और तीसरा जो है कि सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमारा सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमारा पूरा देश जो है 60% कृषि पे आधारित है। इसलिए इस 27 तारीख का जो बजट शुरू होने वाला है, इसमें माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, इनसे मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से और शुभम संदेश के माध्यम से उनको शुभ संदेश देना चाहूँगा कि आप ऐसा बजट बनाइए जिसमें कृषि और युवाओं को ध्यान में रखकर जो है बजट बनाया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे और अदर स्टेट्स में जो ये सिंगल विंडो सिस्टम, आज मैंने बहुत पहले सुना था ये, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन मुंडा जी, उस समय जो सिंगल विंडो सिस्टम, लेकिन आज ये सिंगल विंडो सिस्टम ध्वस्त है, जिसके कारण कोई भी उद्यमी और व्यापारी जो है अपना प्रपोजल लेके उस विंडो तक जाने के लिए डरता है कि हमको क्या देना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा। और उसके एवज में जो है कि बहुत सारे जो है उद्यमी जो है कि बाहर के स्टेट को जो है कि प्लान करते हैं। हेल्थ के सेक्टर में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हेल्थ के सेक्टर में भी जो है कि आज हमारे यहाँ बहुत पहले से जो है
98-99 के दशक से बहुत सारी कंपनियां जो है टीपूदाना में जो है कि अपना फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए वो लोग जो है कि प्लॉट्स जो है कि लिए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो है ढुलमुल नीति के कारण। तो इससे हम लोगों को एक बेनिफिट होगा कि हम लोगों को जो कि दवा में जो अतिरिक्त जो पैसा देना पड़ता है, अगर यहाँ प्रोडक्शन होगा, सारा कुछ होगा, तो उससे जो है स्वास्थ्य सेवा पे जो है बहुत ही रियायत मिलेगा। हमारे साथ रोहित कुमार हैं जो कि मंडी संघ के सचिव हैं और आलू प्याज थोक विक्रेता संघ जो कि पंडरा में है, और अभी बीच में जो कृषि का जो बिल है उसको लेकर विरोध भी हुआ था, बंदी भी हुई थी, और अभी आश्वासन मिला है कि भाई इस पर विचार करेंगे। हालांकि ये मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रोहित जी, एक बार फिर बजट सत्र में इस मुद्दे के गरमाने की आशंका है। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर पहल करके मामले को ख़त्म करना चाहिए, और फिर बजट से आपको क्या उम्मीद है? सबसे पहले सभी को जोहार। मैं रोहित कुमार आलू प्याज थोक विक्रेता संघ से आता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक व्यापारी हूँ और हमारा संबंध पूरे झारखंड राज्य के व्यापार जगत से है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो 3 तारीख को बजट पेश कर रही है, इससे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हम व्यापारियों को देखना पड़ेगा सरकार को। उसके रीजन्स हैं, आज पूरे झारखंड राज्य के व्यापारी वर्ग जो कर दे रहे हैं, जो सरकार को दे रहे हैं, और जो जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उस चीज़ को कहाँ यूटिलाइज किया जाए, तो सरकार से मेरी विनती है और अनुरोध भी है कि उस चीज़ को सबसे पहले जो करदाता हैं उनकी सुविधाओं को देखा जाए। आज पूरे झारखंड राज्य में किसी भी मंडी में आप चले जाइए, कोई सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो सब आपके चैनल के माध्यम से हम तो सबसे पहले सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले इस बजट के कुछ अंग हमारे मंडियों को दिया जाए पूरे झारखंड राज्य में, जिससे मंडी का सुंदरीकरण हो, मूलभूत सुविधाएं मिले। ये प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को। सरकार इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हट सकती है कि जो करदाता है उनकी सुविधाओं को छोड़ दे। अगर उनकी सुविधाओं को आप छोड़ेंगे तो सर टैक्स जनरेट नहीं हो पाएगा। हम टैक्स देने, आप ऐसी सुविधाएं लाइए कि हम आगे बढ़ के आपको टैक्स दें, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे राज्य भी विकसित हो, हमारे राज्य भी आगे आए, पहले स्थान पे आए। आज जो सुविधाएं आप दे रहे हैं और जो होनी चाहिए, पहले पूरी देश में इसकी समीक्षा की जाए कि सरकार हमें क्या दे रही है और सरकार हमसे क्या चाहती है। दूसरी बात, जो अभी विधेयक आया उसके लिए हमने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, और सरकार के आश्वासन पे हम लोगों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया, ना कि बंद किया है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहेंगे कि जो आश्वासन सरकार हमें दिया है उस आश्वासन को पूरा किया जाए। हम आपके चेहरे को देखते हुए अपनी पूरी झारखंड राज्य के सभी व्यापारियों से अनुरोध किए कि इस आंदोलन को अभी कुछ दिनों के लिए रोका जाए। सरकार हमारे बारे में विचार कर रहा है, और इस बजट के माध्यम से भी मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि सर हम आपको देख रहे हैं, आपको भी हमें देखना पड़ेगा। आप हमारे मुखिया हैं, आप हमें रास्ता दिखाइए, हम उस रास्ते का अनुसरण करेंगे। धन्यवाद। जो सरकार को जन सुविधाओं के लिए खर्च करना है वो पूरा खर्च नहीं करती, और उसको सारा घूम फिर करके वो किसी न किसी आधार पे, किसी न किसी मद में ऐसा जगह वो खर्च करती है कि जो मार्च लूट के या फिर किसी न किसी तरह से लूट में तब्दील हो जाती है। एक बात आती है हमेशा कि जैसे पेट्रोल के दामों में जो भी वृद्धि हुई है, हालांकि ये सेंट्रल का काम है, लेकिन राज्य सरकारें चाहे तो उस पर थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन अभी तक इस दिशा में ना तो मुख्यमंत्री ने कोई पहल की है और वित्त मंत्री ने भी। और जब भी इस बारे में पूछते हैं तो उनका कहना है कि ये बात आप केंद्र से पूछिए। नहीं, केंद्र का इसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। सारे मुख्यमंत्रियों का एक बैठक हो चुका है प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन उसके बावजूद किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया,
उनके लिए ये थ्रेटनिंग दिया गया था, लेकिन इन्होंने किसी भी आधार पर टैक्स कम करने का नाम नहीं लिया। क्या उम्मीद है आपको इस बजट में कुछ? इस बजट के पहले सरकार ने नया नियम लाने वाली है। हो सकता है आने वाला समय में जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको भी जीएसटी के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, तब इनका जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और रेट्स काफ़ी नीचे आएंगे, जिसकी वजह से जनता पर प्रभार कम पड़ेगा और महंगाई पर भी रोक आएगा। धन्यवाद। ध्यान अगर है तो पेयजल पे जो क्राइसिस है वो झारखंड रांची में नहीं पूरे इंडिया में है और पूरे वर्ल्ड की समस्या है। तो मेन समस्या अगर पेयजल की है तो इस पर भी अगर कुछ बजट का हिस्सा अगर निकलता है, और जो भी मतलब हमारे यहाँ रांची में ही आप देखिए हर जगह पानी का दिक्कत है, कहीं आर्सेनिक मिलता है, कहीं आयरन मिलता है। तो कहा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 75% पानी है, जिसमें 3% पानी पीने लायक है। उसमें से भी 3% में 2.6% आपका ग्लेशियर में है, 2.4% ग्लेशियर में है और 0.6% से पीने लायक है। अगर उसको भी हम लोग अगर नहीं बचाते हैं या सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है तो फिर आगे आने वाला समय कितना भयावह होगा तो सबको पता है। तो मेरे हिसाब से पेयजल के लिए कुछ बजट में ध्यान देना चाहिए। ये सरकार का फोकस तो पेयजल पर रहता ही है और अभी से ही पानी की किल्लत अगर शुरू हो गई देखा जाए तो अब किस तरीके से सरकार करे, क्योंकि इससे कि ये तो प्राकृतिक है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, डैम अभी से सूखने शुरू हो गए। कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी चाहिए सरकार को? क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग जो पानी हम लोगों को मिलता है प्रकृति के द्वारा, पहले उसको हम लोग संजोएं, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग करें। आप देखते होंगे कि पूरा पानी नाले के थ्रू बह जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। आप देखेंगे कि हरमू नदी में हम लोग का एसटीपी लगा हुआ है, लेकिन आज भी वो नाले की तरह बह रही है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि पानी को बचाएं कैसे। वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तालाब में पानी इकट्ठा किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं जो सरकार को ज़्यादा अच्छे से पता है, उस पर अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो पानी बचाया भी जा सकता है और आने वाली पीढ़ियाँ इससे बहुत लाभान्वित होंगी। वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन मूवर्स ऑर्गेनाइजेशन के और यहाँ पे चैम्बर से भी जुड़े हुए धीरज ग्रोवर जी। धीरज जी, क्या आप कहेंगे? हालांकि केंद्र का बजट तो नहीं है, केंद्र का बजट तो आ चुका है, लेकिन राज्य सरकार के पास जो भी सीमित शक्तियाँ हैं, जो भी सीमित उनके अधिकार हैं, उसका इस्तेमाल कितना कर पाएगी इस बार? नहीं, राज्य सरकार का जो बजट है ये भी बहुत छोटा नहीं होता है। और मैं बीइंग अ ट्रांसपोर्टर, हम लोग एक जो कि पूरे शहर में जो पार्किंग की व्यवस्था लेके, जाम की व्यवस्था को लेके, ये पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, हर शहर की, तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने रामेश्वरम उरांव जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि ट्रांसपोर्ट नगर पे भी एलोकेशन का ध्यान रखें और जल्द से जल्द उसको करवाएं। और एक और मुद्दा है कि हम लोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे झारखंड पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। पूरे देश में जैसे रोड जो बनाए जा रहे हैं उस हिसाब से अपने झारखंड में ये बहुत ज़्यादा अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो इस पर भी मैं ध्यान देना चाहूँगा कि उन पे कुछ सुविधाएं रोड पे चाहिए हम लोगों को। हम स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन हमारे हाईवेज़ पे उस तरह के शौचालय वगैरह नहीं बनाए गए हैं अभी तक। तो उन पे भी इसमें कुछ एलोकेशन अगर हो जाए तो हमारे राज्य में काफ़ी स्वच्छता रह सकती है। और इस अपने ट्रांसपोर्ट जगत से अलग होते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा म्युनिसिपल टैक्स एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कई गुना बढ़ गया है, तकरीबन 10 गुना ये पिछले 10 साल में बढ़ चुका है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारा अभी हमने अपने संस्था के लिए अपना ऑफिस खरीदा है और उसमें हम लोगों ने 57,000 रुपये सिर्फ 1500 स्क्वायर फुट का टैक्स अपने नगर निगम को दिया है। तो ये कहीं भी ये जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आदमी रिटायर हो जाए और उसे घर पे 10-20 हज़ार रुपये का टैक्स लाद दीजिए तो वो कहाँ से पे करेगा, आखिर वो डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं भी कम से कम बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज ग्रोवर जी। और बिल्कुल सही आपने कहा कि जो निगम टैक्स है उससे तो पूरा राज्य ही परेशान है और इसको लेकर आंदोलन भी चल रहा है। हमारे साथ विजेंद्र प्रसाद हैं, रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी सदस्य। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे? और आप लोग तो पिछले कई दिनों से आंदोलनरत भी हैं। आप सबों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और झारखंड में हम लोग हैं तो ये भी भारत का ही अंग है।
तो जो झारखंड सरकार है कृषि प्रधानता के बारे में सोच ही नहीं रही है। वो अपने बेबुनियादी टैक्स को, जिसे बोलते हैं प्रॉपर, हम लोग इसको अपने शब्दों में बोल रहे हैं काला कानून, ये काला कानून को लागू करने के पीछे झारखंड सरकार का क्या मंशा है वो खुद जाने। जो सेंट्रल के फंड के पीछे सरकार परेशान है कि ये टैक्स लग जाएगी तो सेंट्रल का बहुत सारा फंड आएगा और उसे भी वो लोग अपना जो हर बार की भांति करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये बेबुनियादी टैक्स को लाना बहुत ही गलत है और झारखंड सरकार को कृषि प्रधानता के बारे में सोचना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए, जो कि वो उनका फोकस है ही नहीं, वो उनका मुद्दा ही नहीं है। उनका मुद्दा क्या है? सेंट्रल से जो फंड आ रहा है उस पर उनका ज़्यादा ध्यान आकर्षित है। तो झारखंड सरकार से हमारी यही अपील है कि इस टैक्स को नहीं लाया जाए, और लाया भी जाए तो पहले हम लोग टोल टैक्स कब देते हैं? जब रोड बन जाता है तब टोल टैक्स देते हैं। सरकार अभी कोई सुविधा ही नहीं दे रही है और इसे किसी एक सुविधा शुल्क बोल रही है। तो ये बेबुनियादी शुल्क को सरकार को नहीं लाना चाहिए, मेरी सरकार से अपील। सर, कौशिक भदानी जी हैं जो कि RCCI यानी कि रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। भदानी जी, क्या मानना है आपका? धन्यवाद सबको यहाँ पे उपस्थित लोग। मेरा एक्चुअली व्यापार ही कृषि से रिलेटेड है, शुरू से ये पुराना हम लोग का पेशेवर व्यापार है। लेकिन बहुत सारे कानून आए गए, सरकार बहुत है। मैं इस सरकार से सिर्फ एक ही विनती करूँगा, ये जो टैक्स सरकार लगाने जा रही है, ये टैक्स मुझे कलेक्ट करके देना है। ये टैक्स मुझे अपने घर से नहीं देना है, व्यापारियों से कोई टैक्स ज़बरदस्ती नहीं लेना है, मुझे उपभोक्ता से वो टैक्स कलेक्ट करके सरकार को जमा करवाना है। तो ये काम सरकार को थोड़ा देखना चाहिए कि महंगाई किसी प्रकार कम हो सके। और बाकी तो सब आप लोग जानते हैं, यहाँ तो वार्ड नगर निगम वाला जो टैक्स है वो उसका क्या पोजीशन है देख सकते हैं। हमारे साथ रितेश जैन जी हैं, RCCI के मेंबर। रितेश जी, क्या कहेंगे, आपके क्या विचार? बजट आ रहा है तो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिलोंग करता हूँ कृषि इंडस्ट्रीज से, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इंडस्ट्रीज़ जो कृषि से रिलेटेड है वो पलायन कर रही है, उस पर ध्यान दें। हमारे पास एक बहुत फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जिसको बोलते हैं वो है, क्योंकि हमारे पास यूपी सटा हुआ बॉर्डर है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है। गवर्नमेंट बाकी सब स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, जिससे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो रहे हैं और हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से पलायन कर रही है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दे, इंडस्ट्रीज़ कैसे आए यहाँ पे उस पे ज़ोर दे, जिससे कि रोज़गार बढ़ेगा, प्लस यहाँ पे कृषि से जितने भी रिलेटेड किसान हैं उनको भी ये फ़ायदा पहुँचेगा और वो बहुत उनके लिए ज़रूरतमंदी है आज के दौर पे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे ध्यान दे, राइस हो, पल्सेस हो, कि ये सब इंडस्ट्रीज़ झारखंड में कैसे ग्रो करें, ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है। और सबसे अंत में हमारे साथ राजीव कुमार हैं, जो कि रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और झारखंड कृषि बाजार समिति के भी सदस्य हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे आप? बहुत सारी बातें थी, अब आखिरी जो वक्तव्य है आपका है, क्या कहेंगे? मैं राजीव कुमार, यहाँ आए हुए सभी सदस्यों को नमस्कार। हम लोग को जो टैक्स अभी कृषि कानून के बारे में आया है 2% या 0% है, 1% है, उसी पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ जो काला कानून आया है उसको जल्दी से जल्द निरस्त किया जाए, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा। 2 की जगह 2% लगती है तो 2% की जगह अगर जोड़िएगा कलेक्ट करके तो 10% तक महंगाई जाएगी। मान लिया 100 रुपये का चीज़ है तो 110 तक पहुँच जाएगा वो। मान लिया रांची से गया, यहाँ से कहीं गांव ले गए हैं, फिर वहाँ बिल कटेगा, फिर वहाँ जाइएगा, फिर वहाँ जाइएगा, करते करते वो महंगाई 10 रुपया भाग जाएगी। तो उसी को अगर नहीं लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग को आश्वासन भी मिला है कि 0% किया जाएगा, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये काला कानून नहीं आना चाहिए, ताकि मूलभूत सुविधा है कुछ है नहीं मंडी में। हर मंडी में, रांची का 28 जिला है, 28 मंडी में कोई मूलभूत सुविधा ना बाथरूम है, ना कुछ है, न सुविधा। आए दिन चोरी होते रहता है, सभी गाड़ियों में मतलब चोरी का भी बहुत ज़्यादा शिकायत है। कोई यहाँ सुविधा न पुलिस है, न प्रोटेक्शन है, न गार्ड है, न कुछ है। यही सब कर बोल के मैं धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। और आज हमने चर्चा की झारखंड के
पेश होने वाले बजट पर, जो कि 3 मार्च को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। और आज तमाम सेक्टर से हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हुए थे, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, चाहे वो हेल्थ से हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हों, चाहे वो एग्रीकल्चर से हों, चाहे वो तमाम अलग अलग विभिन्न विषयों के जानकार थे, और सबों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब हम इस चर्चा के माध्यम से चाहते हैं कि सरकार इन सारी चीज़ों को सुने और उस पर अमल करे। और आज हमारे साथ प्रेम मित्तल जी जुड़े, ज्योति कुमारी जी जुड़ी, रमेश कुमार, धीरज ग्रोवर, अशोक मेहता, पारस जायसवाल, रोहित कुमार, कौशिक भदानी, राजीव कुमार, रितेश जैन और विजेंद्र प्रसाद जी जुड़े। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें हम अपने दर्शकों को कि अभी ये चर्चा जारी रहेगी 3 दिनों तक, जिसमें कि हम समाज और व्यापार के अलग अलग सेक्टर से और अलग अलग वर्गों से, न सिर्फ व्यापार से बल्कि अलग अलग जो भी हमारे साथ समाज के विशेष और अलग अलग वर्ग हैं, उन्हें भी बुलाएंगे और इस बजट को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार।